हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर टॉक शोज की श्रृंखला में। आपका स्वागत है दर्शक मित्रों। भारत में जिस किस्म के हालात हैं उससे आप सब वाकिफ हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, घटनाक्रम इतनी तेजी से घट रहे हैं कि सुबह से दोपहर तक होते होते सुबह की खबर बासी होनी शुरू हो जाती है। ये समझ नहीं आता कि दशा और दिशा क्या होगी। कांग्रेस की ओर से प्रियंका जी पूरे जोर शोर से इस समय क्या कहते हैं कि मैदान में कूद पड़ी हैं और एक नए किस्म का खेला होबे होने जा रहा है इस समय, खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर। अ, अखिलेश यादव भी पूरे जोर शोर से अपने लाव लश्कर लेकर निकल पड़े हैं और यहां पर अब थोड़ा सा रंगत लखनऊ में और बाकी शहरों में आती हुई नजर आ रही है। लगता है चुनावी रंग चढ़ना शुरू हो गया है। और कल तक जिस कांग्रेस को बहुत सारे कमेंटेटर एक नॉन एंटिटी मान के चल रहे थे कि शायद नॉन प्लेयर हैं, आज वो सशक्त दावेदार के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरती हुई नजर आ रही है। और प्रियंका गांधी का चेहरा शायद उसकी एक पहचान है, उसकी एक लीडरशिप की एक क्या कहते हैं कि दशा और दिशा निर्धारित करने का एक नेत्री हैं, वो आई हैं सामने। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता श्री सुरेंद्र सिंह राजपूत मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका दिनेश जी। आभार आपका कि आपने कीमती वक्त निकाला और अरे नहीं हमारे नहीं, ये शो हमारे पर आए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रियंका जी बड़े जोर शोर से मैदान में आ गई हैं साहब। लगता है कार्यकर्ताओं में जोश पूरा आ गया है। और अभी जो उन्होंने रैली की है तो वहां तो लाखों लोग नजर आए हैं। ऐसी रैली तो कांग्रेस की पिछले कई सालों में मैंने देखी ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। सर, बदलाव तो है। हम लोगों का तो हमेशा से दिनेश जी एक ही मूल मंत्र रहा है कि कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, क्या बात है। चलते ही चलो के अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। सच बात यह है कि जब से श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने नेतृत्व संभाला है, कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के जोश में, उमंग में बहुत ज्यादा एक तारतम्यता आ गई, एक लय आ गई है। तो उस लय की ही परिलक्षिता थी बनारस की रैली। मैं जी। आपको बताऊं, तमाम जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग हैं, हमारे संगी साथी हैं, जितने लोग भी हमें कमतर करके आंकने की कोशिश कर रहे थे, हम उनकी निर्मम मीमांसा को भी धनात्मक ऊर्जा के रूप में ले रहे थे। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई किसी भी तरीके से नापे, किसी भी तरीके से वो करे। एक चीज तय है कि डे फर्स्ट से प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि मेरी लड़ाई सत्ता से है, मेरी लड़ाई सांप्रदायिकता से है, और मेरी लड़ाई इस आतताई सरकार से है जो महिलाओं के प्रति अनाचार और अत्याचार में सपोर्ट कर रही है, जो किसानों के प्रति अनाचार और अत्याचार में सपोर्ट कर रही है, जो बेरोजगारों के प्रति अनाचार और अत्याचार में सपोर्ट कर रही है। इसको उखाड़ फेंकने का समय है। और उसके लिए उन्होंने नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, पांव पांव चली वो। आप देखिए, उम्भा की घटना से स्टार्ट कीजिए, फिर आप उन्नाव में आ जाइए, लखनऊ आ जाइए, हाथरस आ जाइए। ये सारी जगहों पर आप देखेंगे तो उम्भा में दलितों का नरसंहार हुआ। जी। कुलदीप सेंगर ने उन्नाव में किस तरीके से ब्रुटल तरीके से हत्याकांड किया और महिलाओं के साथ अनाचार किया, आपके सामने है। जी। जी। उसके बाद लखीमपुर का साड़ी कांड आपके सामने है, और हाथरस की बेटी आपके सामने। सारी जगहों पे प्रियंका जी इन अत्याचारों के विरोध में। और उसके बाद किसानों के आंदोलन को अगर आप देखें तो किसानों का बेटा मरा, मुरादाबाद उनकी 13वीं में गई, 3-3, 4-4 किसान पंचायतों में साथ में किसानों के संग कंधे से कंधा मिला के खड़ी। और अभी जो एक जिस तरीके से किसानों की आत्मा को, शरीर को कुचले जाने का काम लखीमपुर में हुआ, उससे तो उस जितना प्रियंका गांधी जी आंदोलित और उद्वेलित हुई, वो राजनीति का विषय नहीं था, वो व्यक्तिगत विषय था। क्योंकि वो जी। शहीदों का परिवार है, उन्हें मालूम है कि एक परिवार में से जब एक सदस्य जाता है तो क्या होता है। तो वो जी। वहां पर आप देखिए, वहां जाने के लिए वो 3 दिन जेल में भी रही। तो जी। जिस तरीके से, और उसके बाद गई भी दोबारा, फिर बहराइच, लखीमपुर भी गई, बहराइच भी गई, उनकी 13वीं में भी शामिल हुई। और कल आप देखिए कि राष्ट्रपति जी से भी मिलने गई कि साहब अजय कुमार टेनी को हटाया जाए। तो जी। राजनीति अपनी जगह पर, लेकिन राजनीति से इतर होकर के
व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव जो प्रियंका जी का उन लोगों के लिए है जिन पर जुल्म हुए हैं, जो वंचित वर्ग के हैं, शोषित वर्ग के हैं, वो एक अदम्य हमें ताकत और ऊर्जा देता है उनका ये काम करने का तरीका। सर, ये प्रधानमंत्री जी की एक खास क्या कहते हैं ना कार्यशैली रही है कि किसी के कहने पे वो किसी को हटाते नहीं हैं और ना ही वो किसी दबाव में आते हैं। और जहां तक मिश्रा जी को हटाने की बात है मंत्री पद से, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि वो इतनी जल्दी नहीं हटाएंगे, क्योंकि उसको फिर वो एक तरह से दबाव की राजनीति या अपने डिसीजन के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क के रूप में उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। तो मोदी जी इतने जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं, तो उनको हटाने का सवाल एक अंतिम प्रक्रिया के दौरान आए तो आए, मुझे लगता नहीं है। और वैसे भी बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो जिनके ऊपर कई केस चल रहे होते हैं और कई किस्म की अदालतों के अंदर भी कार्रवाइयां चल रही होती हैं, और जो कंट्रोवर्शियल लोग हैं वो इस सरकार को थोड़े पसंद ज्यादा हैं। तो मुझे लगता नहीं कि शायद मोदी जी उन्हें हटाएंगे, और कई कमेंटेटर्स भी यही कह रहे हैं। आपको लगता है कि मोदी जी उनको हटा पाएंगे? देखिए दिनेश भाई, लोकतंत्र जो है ना, लोक लाज से चलता है, बहुमत की लाठी से नहीं चलता। कि आप चुनाव जीतने तक ठीक है, बहुमत संसद में पहुंचने तक, सरकार बनाने तक ठीक है, लेकिन इसके बाद लोकतंत्र जो चलता है संसद में सर्वानुमति से चलता है, लोक लाज से चलता है। आप देखिए ना कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या ट्रेन चला रहे थे जो इस्तीफा दिया, ललित नारायण मिश्रा क्या ट्रेन चला रहे थे जो उन्होंने इस्तीफा दिया, या माधवराव सिंधिया जी उन्होंने इस्तीफा दिया, और या फिर आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जिनकी जो आज अस्वस्थ भी हैं, जिनकी हम कुशलता जी, की कामना करते हैं, हम भी उन्होंने कामना डी करते राजा हैं को जल्दी स्वस्थ हो जी जाए वो। जी जी कनिमोझी को हटाया, डी राजा को हटाया, जेल भेजा। तो क्या उनकी मजबूरी थी? नहीं। इन पर भी, सब पर, किसी पर कोई आरोप नहीं लगाए हुए थे, सिद्ध आरोप नहीं थे। लेकिन हम लोग चूंकि लोकतंत्र को समझते हैं, लोकतंत्र की आत्मा को समझते हैं, लोक लाज को समझते हैं, इसलिए हमने हटाया। ये लोग मूल रूप से डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के लोग हैं, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर के लोग हैं। तो इसलिए ये जी, शायद नेट में कोई समस्या आई लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं राजपूत जी से दोबारा संपर्क करने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, बीच में थोड़ा सा एक विघ्न आ गया था, तकनीकी डिफिकल्टी आती है नेट की आजकल। सुरेंद्र जी, आप अपनी बात जारी रहिए। तो मूल रूप से दिनेश जी, ये लोग डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के लोग हैं। इन जी, लोगों को लोकतंत्र से मतलब नहीं। लोकतंत्र को ये अपना डिक्टेटरशिप के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी जो इनकी विचारधारा है और गलत विचारधारा है, बहुलतावादी लोकतंत्र को कुचलने के लिए लोकतंत्र को इस्तेमाल कर रहे हैं, संसद को इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। तो बिल्कुल सही इसके कहा। मुखालिफ एक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। कभी भी ये लोग इस्तीफा देने लेने में भरोसा ही नहीं करते। जो जितना कट्टर, जो जितना गलत, और जो जितना सांप्रदायिक, वो जी, उतना कट्टर भाजपाई, उतना मजबूत मोदी भक्त, और उतना ही मजबूत अंधभक्त होगा। तो जो जी, आप गृह राज्य मंत्री की बात कर रहे हैं या उनके बेटे की बात कर रहे हैं, आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि उस लड़के का डिक्टेटोरियल एटीट्यूड था कि मेरे यहां पर कैसे भीड़ इकट्ठी हो गई मेरे मुखालिफ, गाड़ियां लेके, पिस्टल लेके, रिपीटर लेकर के चढ़ गया वो। थार की मार से जिस तरीके से उसने किसानों को लहूलुहान किया, उस हेलीपैड को खून से, किसानों के खून से सींचने का काम किया, दुनिया में कहीं पर कोई भी होता जी, वो उसको हटा देगा। आप बिल्कुल। देखिए, ध्यान दीजिए, इससे पहले अगर किसी को नहीं हटाया गया तो थिएनमान चौक में नहीं हटाया गया चीन में, आपको तो याद होगा अच्छी तरीके से। जी, और जी, जी। मोदी जी झूला चीनी में झूलते हैं, आपको मालूम है, दोस्त है उनके। तो बिल्कुल सही कहा। मूल रूप से इन लोगों का एटीट्यूड किसी को, अपने गलत आदमी को सही आदमी को रहने नहीं देंगे और गलत आदमी को हटने नहीं देंगे।
बिल्कुल सही ये कहा इनका आपने। पूरा पूरा एटीट्यूड है और इस एटीट्यूड को भारत की जनता को समझने की आवश्यकता है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी इसी एटीट्यूड के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी इसी एटीट्यूड के खिलाफ लड़ी थी। जी, कांग्रेस पार्टी इसी एटीट्यूड के खिलाफ इनसे लड़ेगी जो अंग्रेजों के यहाँ पर आप इनको कुछ भी कह सकते हैं, मानस पुत्र कह सकते हैं या इनके आप कुछ और कह सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे। मैं दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मुखबिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन लोग करते हैं जिससे मुझे आपत्ति भी नहीं है। तो ऐसे लोगों से तो हम बहुत आसानी से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। कांग्रेस के जी, खून में अन्याय का प्रतिकार करना है, तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी के खून में अन्याय का प्रतिकार करना है। इसलिए वो इस आंदोलन को अपनी परिणति तक पहुंचाएगी। किसानों के काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे, ये अजय टेनी जब तक बर्खास्त नहीं होगा, तब तक हमारा संघर्ष चलता रहेगा। बिल्कुल। अब प्रियंका गांधी मैदान में आ गई हैं उत्तर प्रदेश में, तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई जान आ गई है। लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में राजपूत जी काफ़ी खिसक चुका है देखा जाए तो। हार्डली 6-8% के आसपास आ गया है, तो अब प्रयास तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि भीष्म पितामह जैसे प्रयास करने होंगे यहाँ तो देखा जाए तो, कि गंगा को फिर ऊपर स्वर्ग से धरती पर लाने वाली बात है। तो इन प्रयासों के लिए कांग्रेस का जो सेवा दल है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो कितने तैयार हैं इस समय? संगठन कितना तैयार है? आप देखिए ना, मैं आपसे बताऊं, आपसे कह सकता हूं और जगह कह नहीं पाते हैं हम लोग, क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते। जी, आप देखें, प्रियंका गांधी जब से आई हैं यहाँ पर, लोग कहते हैं प्रियंका गांधी कहाँ है। मैं कहता हूं प्रियंका गांधी हमेशा उत्तर प्रदेश में थी, हैं और रहेंगी। चाहे वो जी, दिल्ली में बैठी हूं, चाहे वो लखनऊ में बैठी हूं, चाहे वो मेरठ गई हूं, चाहे वो हाथरस गई हूं, चाहे लखीमपुर गई हूं, उम्भा गई हूं, इलाहाबाद गई हूं नाविकों की नाव तोड़े जाने के विरोध में, या लखीमपुर, कहीं पर भी आप देखो। लेकिन उसके अलावा भी कोई हर समय तो टीवी और उसके सामने अब जाना नहीं होता है। भाई बैक स्टेज में हम लोगों की जूम मीटिंग से लेकर के सारी मीटिंग, सारी चीजें वो लोग, वो इतना ज्यादा अपने आप को कार्यकर्ताओं पर फोकस कर रही हैं। आज इन इस जिले की मीटिंग है, कल उस विभाग की मीटिंग, और सब में वो एक पेशेंट लिसनर की तरीके से, पेशेंट लीडर की तरीके से सुनती हैं, कहती हैं, आशीर्वाद देती हैं और अपनी बात कहती हैं। तो लगातार प्रियंका जी ने, अभी देखिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम इन्होंने रखे, 12,000 किलोमीटर की यात्रा रखी। उससे पहले मास्टर ट्रेनर इन्होंने 100 मास्टर ट्रेनर छत्तीसगढ़ में बनवाए, और वो 100 के 100 मास्टर ट्रेनर हमारे हर बूथ के कार्यकर्ताओं को जो है प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण से पराक्रम की हमारी योजना चल रही है, गांव गांव में चल रही है, बूथ बूथ पे चल रही है। ये लखीमपुर का अगर ये नरसंहार नहीं हुआ होता तो अभी तक हमने और कई जिले में प्रशिक्षण दे दिया होता। हमारे फिर से प्रशिक्षण चल रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें अगर प्रियंका जी कर रही हैं, तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कर रही हैं। हमारा संगठन श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में गांव गांव पहुंच चुका है। अब आप उसकी जो है, आप हो सकता है ये कहें कमजोर है, मजबूत है, तो यही मैं आपको याद दिला दूं दिनेश जी, इससे भी ज्यादा, इससे कई गुना ज्यादा कमजोर था हमारा संगठन जब 2009 में हम लोगों ने लोकसभा में उत्तर प्रदेश में 23 सीटें जीती थी, 22, और उसके बाद जी, फिरोजाबाद। जी। तो नंबर 1 थे हम लोग, हमने सबको चौंका दिया था। उसी तरीके से प्रियंका जी काम कर रही हैं, प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस काम कर रही है, और आने वाले चुनाव में सुखद परिणाम हमारे पक्ष में होंगे, और यकीन मानिए हम सबको आश्चर्य में डाल देंगे। क्या कोई संभावना हो सकती है कि जो विरोध पक्ष का गठबंधन बन रहा है, उसका हिस्सा कांग्रेस बने? ऐसी कोई संभावना अभी आप देखते हैं? कहते हैं ना कि हम तो 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कहीं से कोई सकारात्मक बात आती तो हमारा शीर्ष नेतृत्व कभी भी ऑटोक्रेटिक बिहेवियर का नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व हमेशा एक लोकतांत्रिक बिहेवियर का है। तो हम धनात्मक ऊर्जा से उनसे बात हमारा शीर्ष नेतृत्व करेगा। बाकी हम लोग पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं, अपने जो जल्दी ही हम अपने जो है उम्मीदवारों को भी आपके समक्ष रखेंगे। और बाकी
तो हाई कमान का काम है, कहते हैं ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। क्या पार्टी के अंदर कुछ नए चेहरों को बिल्कुल फोर फ्रंट पे लाने की बात हो रही है? पुराने चेहरे काफी हैं पार्टी में अभी। नहीं देखिए, ये तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, मूवमेंट आधारित पार्टी है। लोग आते भी हैं, लोग जाते भी हैं, लोग बुजुर्ग भी होते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ बुजुर्गों का सम्मान है, अपमान नहीं है। तो हम अपने अनुभव को भी पूरा तरजीह देते हैं और नई ऊर्जा को भी हमेशा पूरी तरजीह देते हैं। अगर नई ऊर्जा को तरजीह न दी होती तो अभी कन्हैया आए हैं, जगदीश मेवाणी आए हैं, आपके सामने हैं। तो तमाम लोग, अब आप देखिए किसने सोचा था कि पूरे देश में इकलौता दलित मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो पंजाब में कांग्रेस का होगा। कांग्रेस के पास 3 राज्यों में पूर्ण सरकार है और 3 में से 1 दलित मुख्यमंत्री है, 2 पिछड़े मुख्यमंत्री आपके सामने। तो क्या कांग्रेस हमेशा दलित वर्ग और वंचित वर्ग की बात करती है, शोषितों और एक पिछड़ों की बात करती जी, समय की बाध्यता को देखते हुए और आपके समय है। की बाध्यता को भी देखते हुए आखिरी सवाल एक आपसे। जी जी। क्या बिहार की टोन पर यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कोई ऐसा कार्यक्रम छेड़ा जाएगा इलेक्शन से पहले, जहां पर सरकारी नौकरियों को भरने की बात होगी? जैसे बिहार में तेजस्वी ने काफी काम किया था, वहां पर आप भी उनके साथ में थे, क्योंकि ये मुद्दे बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं देखा जाए तो, और वहां पे भी भर्तियां बिल्कुल ना के बराबर हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, 3.3 लाख टीचर्स वैकेंसीज हैं, जो टोटल इंडिया की 11.5 लाख वैकेंसीज में सबसे अधिक हैं ये, जो कि कहा जाए कि ऑलमोस्ट 33% के आसपास हो जाती हैं। तो क्या इस किस्म का आप कोई आश्वासन देंगे कि आते सारे 6 महीने के अंदर आप टीचर्स की वैकेंसी को तो फिल करेंगे, ताकि नौजवानों के अंदर एक नई जागृति आए, एक नई ज्वाला आए? खाली टीचर्स की ही नहीं, मैं आपको जिम्मेवारी से एक कहता सिर्फ हूँ, आपको एग्जाम्पल याद दिया है होगा। मैंने, ये जी एग्जाम्पल जी, दिया है मैंने। मैं आपको बताऊं, 2019 में हमने 2 मुख्य घोषणाएं की थी श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आपको याद होगा। नंबर 1, पूरे देश में उस वक्त 29 लाख पद खाली थे। जी। हमने कहा था हम आते ही इन पदों को भरेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, हमने कहा था कि अगर हम आए तो न्याय योजना लागू करेंगे, यानी 72,000 हर गरीब परिवार को, लगभग 5 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को हर साल मिलेगा, 6,000 रुपए महीना। तो इन दोनों योजनाओं को किसी न किसी रूप में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में भी समावेश करेगी, ऐसी हमारी पूरी पूरी अपेक्षा भी है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी इस पर काम भी करवा रही हैं अब हमारी मैनिफेस्टो कमेटी में। क्योंकि देखिए, कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको कैसे, कहां, किस तरीके से करना है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार आती है तो निश्चित तौर पर रोजगार परक विकास की अवधारणा पे काम करेंगे। रोजगार विहीन विकास उत्तर प्रदेश के लिए या देश के लिए एक घातक है। रोजगार परक विकास उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए एक बेहतरी की चीज है। तो निश्चित तौर पर आपकी इस बात को पूर्ण किया जाएगा, ऐसा हमारा आपसे वादा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाला, न्यूज टाइम के साथ आप बहुत जुड़े शुक्रिया, और बहुत लोगों शुक्रिया, तक बहुत कांग्रेस की बात पहुंचाई। और दर्शक मित्रों, हम आपसे लेंगे विदा और जल्दी मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।